नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एकेएस स्टडी चैनल। दोस्तों, दरोगा का मेन एग्ज़ाम जो 11 अक्टूबर को होने वाला था, अब पोस्टपोन होकर के 29 नवंबर को हो गया है और वो भी आगे बढ़ सकता है। तो बहुत सारा स्टूडेंट दुखी होंगे कि एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन हो गया, लेकिन अब इसको हमें दुखी होना है या एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है, ये हमारे हाथ में है। तो दुखी होने से कोई फ़ायदा है नहीं दोस्तों। आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए और ये मानिए कि हमें 2 महीना और समय मिल गया है और पहले से भी अधिक जोश से आप पढ़ाई करें। तो इसलिए दोस्तों मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लगातार मेरा वीडियो देखते रहें और मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें ताकि मैं भी इनकरेज होता रहूं और ये 2 महीना में बिना रुके वीडियो आपके लिए बना सकूं। दोस्तों, अब मेरा उद्देश्य ये भी है कि कम से कम पढ़ाई करके अधिक से अधिक रिजल्ट पाना, ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसी को सिर्फ पढ़िए, बाकी पढ़ लेने से कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। आप जानते हुए भी गलत आंसर वहाँ टिक करके आ जाएंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ है किसी भी स्टेट पीसीएस में या बीपीएससी में या एसएससी में या प्रीवियस दरोगा एग्जामिनेशन में, आप उसको सिर्फ पढ़िए और वहीं से क्वेश्चन आएगा और आपके पास होने पर आएगा। उससे एक्स्ट्रा भी आएगा, लेकिन उसको पढ़ने के लिए और उसको कवर करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत लगेगा और जो कि 2 महीना में संभव नहीं है दोस्तों। फिर भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, लेकिन आप सीमित रहें यदि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, तो आप अधिक रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सफलता की श्योरिटी रहेगी और आपके कंधे पे स्टार जरूर रहेगा। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हु वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ सेशन इन 1936? तो ये थे स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट, सर माइकल ओ डायर वाज शॉट डेड ऑन 13 मार्च 13 मार्च को 1940 इन लंदन बाय उधम सिंह। तो उधम सिंह ने माइकल ओडायर को गोली मारी। मदन लाल ढींगरा ने कर्नल कर्जन वैली को मारा। आचार्य एमपीटी आचार्य ने हेल्प टू एस्टेब्लिश कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वीडी सावरकर को कौन नहीं जानता दोस्तों? तो वीडी सावरकर एस्टेब्लिश्ड मित्र मेला इन 1899 एंड अभिनव भारत इन 1904। Who was the Prime Minister of England when Montagu-Chelmsford Act was passed in 1919? तो इस समय लॉयड जॉर्ज प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश का था दोस्तों। लॉयड जॉर्ज was प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन when the Montagu-Chelmsford Act was passed. At that time, Montagu was the Secretary of State for India and Chelmsford was the Viceroy of India. Who became champion of socialism and wanted to overthrow British rule, princely state, landlordism and capitalism in 1933? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू was supported the socialist, supported the formation of Congress Socialist Party. Within the Congress, he wanted to overthrow the British rule, princely state and landlordism and capitalism. वो समाजवाद लाना चाहते थे दोस्तों। कौन? जवाहरलाल नेहरू। Who joined Subhash Chandra Bose to found All India Forward Bloc and actively participated with Indian National Army movement? The शीलभद्र यज्जी सुभाष चंद्र के बहुत ही गहरा दोस्त थे और उन्होंने उनको ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को फाउंडेशन में आईएनए के मूवमेंट में बहुत सहायता किया। Who is regarded as the mother of Indian Revolution? तो ये हैं मैडम भीखाजी कामा। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक। तो ये किसने कहा बाल गंगाधर तिलक के बारे में? तो ये अंग्रेज ने कहा, इंडियन कोई थोड़े बोलेगा। उसके बाद फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज दादा भाई नौरोजी। हु कंटेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ? तो लिबरल पार्टी। वहाँ मेन 2 पार्टी है दोस्तों, एक लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, बाकी छोटी छोटी पार्टी हैं। तो वो छोटे पार्टी से खड़ा हुआ थे, उसका नाम है लिबरल पार्टी। और दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन में जीत भी गए वो मेंबर के रूप में। जैसे एमपी यहाँ होता है लोकसभा, वैसे ही वहाँ हाउस ऑफ कॉमन है। जैसे यहाँ पर राज्यसभा है, वैसे ही ब्रिटेन में क्या है दोस्तों? हाउस ऑफ लॉर्ड है। जैसे यहाँ लोकसभा है, वैसे अमेरिका में क्या है दोस्तों?
तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे यहाँ राज्यसभा, वहाँ पर सीनेट है, बट वहाँ थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा क्या है, तो सीनेट इज मोर पावरफुल लाइक लोकसभा देन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेल्योर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फेल्योर के कारण स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक चला दोस्तों। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1934 तक चला दोस्तों। रॉलेट व्हील सत्याग्रह 1919 से रॉलेट व्हील कब पास हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों, तो 1917 में गांधी जी ने किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने किया और 1930 में किया। 31 में गांधी पार्टी का सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के कारण बीच में स्थगित हुआ दोस्तों, पोस्टपोन्ड हुआ, लेकिन फिर शुरू हुआ। और जब तक ये चला तब तक लगभग बड़े बड़े सभी नेता इंक्लूडिंग गांधी जी कहाँ रहे, जेल में ही रहे। और 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने चलाया, गांधी ने चलाया। 1922 को किसने खत्म किया, तो गांधी जी ने खत्म किया। क्यों खत्म किया, तो चौरा चौरी गोरखपुर में स्थान है जहां पर थाना में 22 पुलिस वालों को जलाकर, जिंदा जलाकर मार दिया गया। मतलब 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया, एक को ऐसे ही मर्डर कर दिया गया प्रोटेस्टर द्वारा। उसी से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। The Chittagong army raid has been planned by Suresh Sen. Which journal was not associated with revolutionary activity? तो संध्या है, युगांतर है, गदर है, यंग इंडिया। तो इसको आप ही खुद बताइए। यंग इंडिया के एडिटर हैं महात्मा गांधी। तो ये क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में शामिल हो सकता है न्यूज़पेपर? तो नहीं दोस्तों, ये नहीं हो सकता है। गांधी जी क्या हैं, अहिंसावादी हैं। तो संध्या के एडिटर कौन है, तो बरिंदा कुमार घोष, बरिंद्र घोष एंड भूपेंद्र नाथ। युगांतर के एडिटर कौन है, तो बिपिन चंद्र पाल। गदर के एडिटर कौन है, तो तारक नाथ दास। ये तीनों क्या है, रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर है दोस्तों। यंग इंडिया के एडिटर कौन है, महात्मा गांधी। तो ये कभी रिवोल्यूशनरी हो नहीं सकता क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास रखते हैं। The precursor of Indian National Congress was Indian Association. Who organized the खुदाई खिदमतगार in 1929? The Abdul Ghaffar Khan. Khan Abdul Ghaffar Khan is considered one of the supporter of Mahatma Gandhi, जो पाकिस्तान में रहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान उस समय व्यू ऑन सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंट में महात्मा गांधी को सहयोग करते थे। He led non-violent Gandhian movement in Pakistan, means north-west frontier province. तो क्या पाकिस्तान। He founded खुदाई खिदमतगार commonly known as Red Shirt in 1929. वो क्या करते थे, खुदाई खिदमतगार लाल टोपी और लाल कुर्ता पहनते थे। बाकी मुस्लिम वहाँ क्या करते थे, हरा टोपी पहनते थे। और ये गांधी का सपोर्टर थे। और बाकी किसके सपोर्टर थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना का। अलग चाहिए पाकिस्तान। और पाकिस्तान ही नहीं, टुकड़े टुकड़े करके सत्यानाश कर दिया। बांग्लादेश को भी अलग कर दिया ईस्ट पाकिस्तान के रूप में। अभी तो बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने बनाया है दोस्तों 1971 में। तो इसके लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स टू इंदिरा गांधी, आवर आयरन लेडी। उसके बाद है दोस्तों कि द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन, तो कब आया दोस्तों, तो 1946 में। The cabinet mission came to India in 1946 to discuss the transfer of power from British government of India. The mission had Secretary of State for India, और वो Secretary of State कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस, सर एस्टोफर्ड किप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये मेंबर थे दोस्तों किसका, तो ये मेंबर थे कैबिनेट मिशन का दोस्तों। अब आ गया है पॉलिटी से क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है वोट ऑन अकाउंटिंग फॉर अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट। तो बजट पास होता था पहले कितना तारीख से दोस्तों, 28 कितना तारीख को, 28 फरवरी को। तो लेकिन नया साल कब से शुरू होता है फिनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल से। तो तब तक क्या करेंगे, गवर्नमेंट का खर्च कहाँ से चलेगा, तो उसके लिए वोट ऑन अकाउंट द्वारा अप्रोप्रिएशन फंड
पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट, जितना उतना 2 महीना लगभग है, तो 2 महीना के लिए पैसे मिल जाते थे गवर्नमेंट को खर्चे को चलाने के लिए, उसको वोट ऑन अकाउंट कहते थे दोस्तों। तो एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है दोस्तों, तो वोट ऑन अकाउंट, ये यदि बजट आपको पास हो भी गया तो पूरे साल का एस्टिमेट है कि इतना खर्च होगा इस भिन्न भिन्न सेक्टर पे, उसके बाद आप कुछ गवर्नमेंट के फंड से पैसा लेना है और प्रैक्टिकली खर्च करना है, तो उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल भी अलग से पास करना जरूरी है दोस्तों, ये जान के रखिएगा। उसके बाद एस्टिमेट एक होता है एस्टिमेट, वो एस्टिमेट क्या है दोस्तों, बजट एस्टिमेट। तो एस्टिमेट ही बजट है, ये एस्टिमेशन किया जाता है, और जो खर्चा हो जाता है तो साल में जो बजट एक आता है कि इतना मत पे इतना खर्चा हुआ, और जो बचे हुए पैसे हैं वो सभी डिपार्टमेंट फिनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही वापस गवर्नमेंट फंड में डाल देते हैं, वापस गवर्नमेंट को दे देते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि एडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को, और कुछ प्रोविजन जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट नहीं दोस्तों, सिटीजनशिप जो जरूरी है अभी वो इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गया। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ दोस्तों। तो 26 अक्टूबर एसेशन डे ऑफ कश्मीर टू इंडिया, 26 नवंबर मनाया जाता है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे या एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया, अपना लिया गया कि हाँ यही संविधान अब भारत में लागू होगा, इसका आप फेयर कॉपी कर दो या फेयर कॉपी करके अडॉप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे 1950, 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया गया था, इस 26 जनवरी को एवरी ईयर रिपब्लिक डे मनाते हैं दोस्तों। और राष्ट्रपति राजपथ पे सलामी लेते हैं तीनों सेनाओं का और पैरामिलिट्री फोर्स का भी। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू टेक पार्ट in the proceeding of Parliament of India even though he is not a member of the Parliament, तो ये है दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट। Which of the following is listed among the directive principle law in part 4 of the Constitution of India? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हाँ दोस्तों लिखा हुआ है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो हाँ दोस्तों डीपीएसपी में लिखा हुआ है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ लिखा है तो पार्ट 4 में। पार्ट 3 में क्या लिखा है दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट। स्मॉल फैमिली तो नहीं दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगा, हम तो चाहते हैं इंडिया में स्मॉल फैमिली और सुखी फैमिली हो, तो स्मॉल फैमिली इसलिए नहीं लिखा गया। चूज द फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस, एलियंस होने फॉरेनर के लिए अवेलेबल में। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप हमारे सिस्टम को कमी नहीं निकाल सकते हैं, हमारे गवर्नमेंट ही निकाल सकती है। आपका कुछ भी विचार अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता यहाँ नहीं दे सकता है। आप विदेशी हैं, घूमने आए हैं, आप घूमने फिरें, साइट को देखें, ऐश करें और वापस जाएं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो लॉ मतलब कोर्ट के समक्ष या गवर्नमेंट यदि कुछ उनके साथ मारपीट, क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी वाली केस हो जाती है तो उनको तो इक्वल राइट देना पड़ेगा, नहीं तो उनको तो घाटा लग जाएगा दोस्तों। और वो हमारे गेस्ट हैं, अतिथि देवो भव, तो इक्वलिटी बिफोर राइट फॉरेनर को भी दिया गया, भी मतलब इंडियन को तो है ही। उसके बाद राइट ऑफ माइनॉरिटी, नहीं दोस्तों बहुत माइनॉरिटी यहाँ जा रहे हैं, बोले हमारे सब अधिकार दो, रिजर्वेशन दो, ये दो वो दो, तो नहीं, ये विदेशी को नहीं दिया जा सकता है। तो 1 और 3 और चौथा भी है दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, तो देना ही दोस्तों। प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन, तो देना ही है दोस्तों। कहाँ लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, तो आर्टिकल 21 में। कहाँ लिखा है प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन, तो आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दिया जा सकता विदेशियों को, राइट ऑफ माइनॉरिटी नहीं दे सकता, बाकी देना है दोस्तों।
कुछ फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन एंड फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू फॉरेनर्स। एलियन मतलब दोस्तों फॉरेनर, यहाँ दिया गया है, उसको हम देखते हैं दोस्तों। तो दिया गया आर्टिकल 15, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, CRR-SP, कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, SP मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये क्या है दोस्तों, सिर्फ इंडियन सिटीजन को है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नहीं तो विदेश से आ जाएगा, हम बोलेगा हमें यहाँ नौकरी दो, तो कहाँ से नौकरी हम देंगे, इसलिए ये सिर्फ इंडियन के लिए है। चौथा है, नेक्स्ट है कि जो सिर्फ इंडियन के लिए उसमें पढ़ रहे हैं दोस्तों। 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बोला हमें भी नौकरी चाहिए इंडिया में, अरे हमारे पहले नागरिकों को नौकरी सबको मिल जाए तब तो इसलिए हम विदेशों को नौकरी देने के लिए हमारे पास नहीं है दोस्तों। इसलिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16 आर्टिकल 16 में है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए लागू है। और आर्टिकल 16 कैसे याद होगा दोस्तों, तो आप भर्ती हुए होंगे बहुत सारे दोस्त, और बहुत सारे दोस्त एग्जाम दे भी रहे होंगे। 16 साल में दोस्त आप एयरफोर्स में भर्ती हो जाते हैं, तो 16 साल में होगा तो 16 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो विदेश को ये नहीं दे सकते, हमें पहले अपने लोगों को तो नौकरी लग जाए। उसके बाद आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, तो कुछ भी बोलते रहो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, किसी संस्था के अगेंस्ट में, मीडिया के अगेंस्ट में, तो विदेश को ये राइट नहीं दिया जा सकता है दोस्तों, सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए लागू है। आर्टिकल 19 आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, तो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए लागू है। उनका लैंग्वेज जो माइनॉरिटी है उनका लैंग्वेज कल्चर को संरक्षण का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटी एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये भी सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया जा सकता है दोस्तों। नहीं तो विदेशी से बहुत आतंकवादी आ जाएंगे और बोलेंगे कि यहाँ पर हम तो अपना मदरसा चलाएंगे जी, ये तो राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट ऑफ माइनॉरिटी है, तो हो लिया काम फिर दो। अब देखते हैं दोस्तों जो फंडामेंटल राइट विदेशियों को दिया गया है, यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है दोस्तों कि ये क्यों विदेशियों को दिया, नहीं देने से क्या हो जाएगा। तो पहले देखिए आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यदि कोर्ट में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा लॉ के समक्ष, तब तो एक दूसरे के प्रति सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी कर देंगे, और फिर ऐसा तो हो नहीं सकता है। विदेशी हैं तो अतिथि देवो हो, उनका भी रक्षा करना, जान माल का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ, स्टेट विल इंश्योर द इक्वल अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ, क्योंकि पुलिस वगैरह स्टेट के हाथ में, स्टेट ही ले जा करके कोर्ट में पेश करेगा, तो फिर जुडिशरी देखेगा आगे का मामला। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 20 से लाइफ का खतरा है, यदि 20, इसलिए 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। 21 में क्या है दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, तो लाइफ ही नहीं रहा तो क्या रहा। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन आर्टिकल 20 में है, ये विदेशियों को भी मिलेगा कि कोर्ट में आप अपनी बात रख सकते हैं कि हाँ सर हमने अपराध नहीं किया, हमें झूठे केस में फंसाया गया। इंडिया में एक ट्रेंड है दोस्तों, झूठे केस में बहुत फंसाते हैं, लेकिन ये यू कैन किल दिस ट्रेंड, जो झूठा केस में फंसाता है ना, उसके ऊपर झूठा केस के भी लिए, झूठा यदि किसी ने केस किया, झूठा गवाही दिया है, तो जितना साल का झूठा केस में सजा है उससे आधा का सजा उसको हो जाएगा दोस्तों, या उतना का भी सजा उसको होता है दोस्तों। तो आप काउंटर केस करें। उसके बाद है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी 21 में, तो एक इसको विदेशियों को नहीं देंगे दोस्तों, तो उसकी जान ही खतरे में है। 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन का अधिकार। यदि कोई विदेशी यहाँ रह रहा है दोस्तों, यहाँ नौकरी कर रहे हैं जैसे फॉरेन अफेयर्स में वगैरह वगैरह में, तो प्राइमरी एजुकेशन तो दे सकते हैं दोस्तों। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन, वो तो दिया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद आर्टिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज, कभी भी किसी को अरेस्ट नहीं कर लो, है ना, उसका ग्राउंड बताना पड़ेगा, तो ये दिया जाना चाहिए दोस्तों, तो इसलिए विदेशियों को भी है। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ट्रैफिकिंग मतलब दोस्तों बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, और फोर्स्ड लेबर बेगार, तो ये आर्टिकल 23 में है दोस्तों। तो फिर तो हम यदि बाइंग एंड सेलिंग फॉरेनर को करने लग जाएं, और क्या दोस्तों फोर्स्ड लेबर रखने लग जाएं, तो राम भगवान ने कहा था कि हमारी मानवता जाति पे मतलब एक तरह से धब्बा है, और हमें मानव कहलाना
व्यर्थ है फिर। तो हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए दोस्तों, अनैतिक काम नहीं करना चाहिए। ये दोनों काम अनैतिक हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में बच्चों को एम्प्लॉय मत करो दोस्तों, 18 साल से नीचे वाला को। 14 साल से नीचे वाला को तो बिल्कुल नहीं है, 18 से 14 वाला को खतरनाक कोई फैक्ट्री है जिसमें जान का खतरा और केमिकल फैक्ट्री है, उसमें मत करो दोस्तों। और आर्टिकल है दोस्तों 25, 26, 27, 28, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कोई आ रहा है यहाँ 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए वीजा पे आया है, तो हिंदू है तो हिंदू धर्म से अपना पूजा पाठ करेगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन धर्म से करेगा, पारसी है तो पारसी, सिख है तो सिख धर्म से, और ईसाई है तो ईसाई धर्म से करेगा दोस्तों, जैन है तो जैन धर्म के अनुसार करेगा। तो उसको आप बाधा मत डालिए। तो आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये इंडिया के सिटीजन एज वेल एज विदेशियों पे भी लागू होगा दोस्तों। 42 नेक्स्ट, द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी है दोस्तों। इसको न पेमेंट मिलता है और न इसको कुछ पावर विशेष मिलता है दोस्तों। तो ये करता क्या है, ग्राम प्रधान विलेज लेवल पे, पंचायत समिति है ना का मेंबर पंचायत लेवल या ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद जिला पार्षद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये करता क्या है भाई लोग, तो देखिए दोस्तों 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश 3 टायर पंचायत सिस्टम इन इंडिया, ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट आर 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरमीडिएट लेवल आर कॉल्ड पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एज वर्क मेनली एज सुपरवाइजर ऑफ ग्राम पंचायत। जो ऊपर वाला है पंचायत समिति वो नीचे वाला को सुपरवाइज करेगा। पंचायत समिति ग्राम पंचायत को करेगा, जिला पार्षद दोनों को करेगा, पंचायत समिति को भी करेगा और ग्राम पंचायत को भी करेगा। और क्या करता है जो पंचायत समिति तो कोऑर्डिनेट बिटवीन जिला पार्षद एंड ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका रिपोर्ट उसको जिला पार्षद को देगा, तो ये कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट, A seat of MP can declare vacant if absent himself from the house for a continuous period of 2 months। इसलिए 2 महीना से कोई absent है तो उसको मेंबरशिप से बर्खास्त कर दो। दोस्तों मेरा मत है कि जिस तरह से मिलिट्री में भी एक्स इंडियन एयरफोर्स मेंबर हूँ दोस्तों, नाउ आई एम एडवोकेट। सो मेरा मत यह है दोस्तों, अपना मत मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से हम मिलिट्री में गार्ड ड्यूटी 24 आवर करते हैं, 1 मिनट भी पोस्ट को छोड़ना नहीं है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, पहाड़ की चोटी हो, कुछ भी हो। उसी तरह से पार्लियामेंट का सेशन भी 24 आवर चलना चाहिए दोस्तों। मेंबर की संख्या बढ़ाइए, 8-8 घंटा का शिफ्ट दीजिए और ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे इंडिया में कोई भी अपराध ना हो, कोई भी भ्रष्टाचार ना हो। यदि कोई भी अपराध है, भ्रष्टाचार है, तो जो रिस्पॉन्सिबल अफसर हैं उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।